हेलो दोस्तों, मैं हूं रवीश चौधरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और रजिस्टर्ड वैल्यूअर पेशे से। और हम आज बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी ना केवल 11th क्लास या 12th क्लास के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बीकॉम के लिए भी है। साथ ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर कोर्स जो कर रहे हैं, जिन्होंने एनरोल कराया, एग्जाम है उनका, उसके लिए भी फिस्कल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपनी सीरीज में रजिस्टर्ड वैल्यूअर कोर्स के लिए पहला नेशनल इनकम पे एक वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पे एक वीडियो बनाया है और अब मैं फिस्कल पॉलिसी पे वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आईसीएसआई आरबीओ के लिए भी फैकल्टी हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैं फैकल्टी हूँ दिव्य ज्योति फाउंडेशन आरबीओ आईबीबीआई के लिए। पीयर रिव्यू कमेटी मेंबर भी हूँ मैं डीजीएफ के लिए। और मेरा ये दावा है कि अगर आप मेरे 3 वीडियोस देख लेंगे तो आपको दोबारा मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सीधे चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे और प्रैक्टिकल अप्रोच पे बड़ी आसानी तरह से हम फिस्कल पॉलिसी को समझते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी साहब क्या है? फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साल में एक बार लेकर आती है। और अपने अ, जो इनका जो टूल्स होते हैं, जो 2 टूल्स हैं इनके, जिसके थ्रू ये इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं। पहला टूल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और दूसरा टूल है इनका रेवेन्यू, यानी कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो आइए हम पहले समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। उसके बाद हम धीमे धीमे इसकी परत बाय परत निकालते हैं और आपको बिल्कुल समझा दूंगा मैं आपको कि किस तरह से इकॉनमी फंक्शन करती है और किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इकॉनमी को फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। तो जैसा कि मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साल में एक बार फिस्कल पॉलिसी, हम FP डिनोट करेंगे फिस्कल पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है। फिस्कल पॉलिसी में 2 टूल्स होते हैं। पहला टूल होता है कलेक्शन ऑफ टैक्स, या मैं कलेक्शन को, कलेक्शन टैक्स की जगह मैं कलेक्शन बोलता हूँ। और दूसरा एक्सपेंडिचर। ये दो ये 2 टूल्स हैं जिसकी यूज करके गवर्नमेंट इकोनॉमी को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। जब उसको लगता है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो वो दूसरे तरह से काम करती है। और जब उसको लगता है कि रिसेशन आ गया, लोगों तक पैसा नहीं है, तो वो अलग तरह से काम करती है। इसको हम समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि सरकार, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज क्या हैं, गवर्नमेंट पैसा आखिरकार कहाँ से जनरेट करती है। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज अगर हम ब्रेकअप करें तो पहला रेवेन्यू है उसका कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मेजर टैक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे तरह के टैक्सेस होते हैं, वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। दूसरा है प्रॉफिट्स फ्रॉम PSUs, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उसके जो भी प्रॉफिट जनरेट होते हैं, एक वो है। प्लस यहीं पर मैं डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात भी कर देता हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे LIC के शेयर बेच दिए, या फिर जो आजकल सुनते हैं कि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, तो वो थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, उससे भी इसके पास जनरेट भी जनरेट होता है। और तीसरा है अदर मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम की बात करते हैं तो हम, जैसे हमने कहा, लाइसेंस फीस, 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस, या फिर आप पकड़े जाते हैं बिना हेलमेट पहने, चालान कट जाता है, या फिर आप गवर्नमेंट के फॉर्म्स भरते हैं तो आप एप्लीकेशन फीस देते हैं। तरह तरह की जहां जहां भी आप चालान या किसी प्रकार के पेमेंट्स करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं मिसलेनियस फीस के थ्रू। ओके, आइए अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट के कितने तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं? गवर्नमेंट के 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसको हम बहुत भली भांति से जानते हैं। पहला एक्सपेंडिचर, 2 एक्सपेंडिचर को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपने अभी एसेट को एक्सप्लॉइट किया, उससे अभी आपको रियलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गया, और आपने उसका पेमेंट भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हो। एक्सप्लॉइट का मतलब आप उसे यूज करते हो। यूज करने से जब जिन कर्मचारियों ने अपना एफर्ट डाला, एफर्ट डाल के आपको रियलाइज कराया, उनके एफर्ट्स को इकोनॉमिक बेनिफिट में कन्वर्ट करके आपको रियलाइज कराया,
और बदले में आप उसको कंपनसेशन यानी सैलरी पे करते हो। ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरे प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने रोड बनाई, टॉल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, और उसमें सालों साल लग गए, काफी पैसा लगा, आप धीमे धीमे आप उससे चार्जेस ले रहे हो, टॉल टॉल चार्जेस ले रहे हो, या फिर किसी तरह का भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे धीमे धीमे। एयरपोर्ट्स बनाया तो उसमें पार्किंग इनकम आ रही है, और तरह तरह की चीजें आ रही है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तीसरा एक्सपेंडिचर जो थोड़ा लोग कम जानते हैं वो है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स, अगर मैं बात करूं किसी बजट की, जब भी मुझसे किसी न्यूज चैनल में या कोई पूछता है कि भाई बजट कैसा आया, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई कंपेयर करो आप ट्रांसफर पेमेंट्स बढ़े हैं या घटे हैं। क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स अगर आप ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जिससे एक्चुअल में देश का विकास होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स आपके फ्रीबीज होते हैं, जैसे मान लीजिए पेंशन, मनरेगा स्कीम्स में पेमेंट्स, किसानों का वेवर होम लोन का, या फिर क्रॉप लोन का वेवर, या फिर सब्सिडीज जो आपको मिलती हैं, तो या फ्री जो अनाज बट रहा है, तो ये लैपटॉप बट रहे हैं, मोबाइल्स बट रहे हैं, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स है। इसमें क्या है कि आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, आप सोशल कॉज के लिए पेमेंट कर रहे हैं। कहीं हद तक ये जरूरी भी है, लेकिन किसी इंडिविजुअल मोटिव के लिए अगर आप ट्रांसफर पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं अपने लाभ के लिए या किसी चीज के लिए, तो वो देश हित के लिए सही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं और ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू होते हैं। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट बस इन्हीं का डिफरेंस है। आपका अगर एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू, कैपिटल और ट्रांसफर पेमेंट्स अगर ज्यादा हैं, और आपकी इनकम सरकार की यानी टैक्सेस, प्रॉफिट्स और मिसलिनियस, अगर ये कम है, तो डेफिशिट यानी खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो सरकार को होता है डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट। और अगर फिस्कल डेफिशिट है तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? अगर हम आम लोगों से बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो कहेंगे भाई साहब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो फिस्कल डेफिसिट होता है। अगर आप टेक्निकल पर्सन से बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो कहेगा फिस्कल डेफिसिट डिनोट करता है कि कितना पैसा पब्लिक से या गवर्नमेंट को बोरो करना है। ये वो पैसा है, एफडी यानी फिस्कल डेफिसिट वो डिनोट कर रहा है कि कितना पैसा सरकार को आ, उठाना है पब्लिक से, या कितना बोरो करना है। राइट, ओके। आइए, अब बात हुई बोरोइंग्स की, यानी कितना बोरो करना है, दैट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। अब बोरो कहाँ से करना है साहब? बोरो हम पब्लिक से बोरो करें या बोरो हम विदेश से करें, बाहर से करें? तो मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप बाहर से पैसा बोरो कर रहे हैं, कोई सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए बाहर से पेमेंट उठा रही है, पैसा ले रही है, बोरिंग ले रही है, तो उसके कुछ नुकसान है। उसका पहला नुकसान है कि आप डीलिंग करेंगे यूएस डॉलर्स में, और यूएस डॉलर्स धीमे धीमे फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो एक एक फ्लक्चुएशन कॉस्ट, एक रिस्क आपका हमेशा मेंटेन रहता है कि कहीं और बहुत ज्यादा ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको करेंसी एक्सचेंज का लॉस हो जाए। दूसरा, ब्याज भी आप दे रहे हैं, और ब्याज में भी करेंसी एक्सचेंज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसलिए ज्यादातर ये रिकमेंडेड है कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए अपने कंट्री के लोगों से पैसा ले। उसका दो फायदे हैं। पहला फायदा उसका ये है कि भाई अ, आप जो पैसा लेंगे पब्लिक से, वो आईएनआर में लेंगे। मान ली भारतीय सरकार है, भारतीय सरकार अपने फंड्स को रेज करती है, तो भारत सरकार भारतीय लोगों से पैसा लेगी और आईएनआर में करेंसी का लेन देन होगा। तो करेंसी एक्सचेंज रिस्क यहाँ पर नहीं है। दूसरा, जब आप ब्याज देते हैं, भारत सरकार जब ब्याज दे रही है अपने सिटीजन्स को, तो उस पर भी टैक्स ले रही है, तो सरकार को बेनिफिट हो गया यहाँ पर टैक्स का। तीसरा, भारत का पैसा भारत में ही रहा, सबसे बड़ी बात है। तो लोगों की, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उन तक ही पैसा पहुंच रहा है, तो भारत का पैसा भारत में ही रह रहा है। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो इसलिए विन 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 सिचुएशन है। इसलिए बोरो जब भी अगर फिजिकल डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक से उठाना चाहिए। और आप देख रहे हैं आरबीआई बॉन्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रकार के बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो ये सब वही है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो मैं बात कर रहा था फिजिकल डेफिसिट के, जिससे गवर्नमेंट
इकोनॉमी को बढ़ाने घटाने का काम करती है। तो साहब फिस्कल डेफिसिट के जो दो टूल्स हैं, वो जो मैंने पहले डिस्कस किया, पहला कलेक्शन ऑफ टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की बात नहीं करता, सिर्फ कलेक्शन बात करता हूँ, क्योंकि केवल टैक्सेस नहीं है। और दूसरा एक्सपेंडिचर। अब ये कैसे वर्क करता है ये मैं बताता हूँ। मान लीजिए देश में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यानी उनके पर्स में बहुत सारा माल, पर्स हमेशा गर्म रहती है, और वो चाहते हैं जाके तुरंत सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि पैसा आपके पास है तो आपको थोड़ी सी चुल मची रहती है कि मैं कुछ खरीदूं कुछ खरीदूं कुछ खरीदूं। तो वो आपके पास पैसा है, महिलाओं के साथ स्पेशली। तो अगर आपके जेब में बहुत सारा पैसा है तो आप परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। जब आपकी परचेजिंग पावर यानी पैसे से परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, पावर टू परचेज, तो उससे कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड में इंक्रीज होता है, क्योंकि हर आदमी डिमांड करने लगता है, मुझे गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, हर आदमी के पैसे पैसे हैं इसके पास, तो गाड़ी खरीद रहा है, एक नहीं तो दूसरी गाड़ी खरीद रहा है, शौक पूरे कर रहा है, तो डिमांड बढ़ने लगती है। जब डिमांड बढ़ने लगती है, जब डिमांड शूट होती है, तो सप्लायर्स, क्योंकि सप्लायर्स लिमिटेड होते हैं, फॉर इंस्टेंस एक समय के लिए वो लिमिटेड होते हैं, धीमे धीमे बढ़ते हैं, सप्लायर्स लिमिटेड होते हैं, तो माल की शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। और ये शॉर्टेज की वजह से सप्लायर्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम अपना प्राइस को बढ़ा सकते हैं, और इससे वो अपने प्राइसेस को बढ़ा लेते हैं। प्राइसेस को बढ़ाने से क्या होता है? लोग डिमांड कम करने लगते हैं, अरे ये महंगा हो गया, कम करते हैं इसको, नहीं खरीदते हैं इसको। तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लायर्स को यहाँ मुनाफा होने लगता है। जैसे हमने कोविड में देखा था, जो 10 रुपए की बॉटल थी या ग्लव्स थे, सैनिटाइजेशन बॉटल्स थी, ग्लव्स थे, एकदम उसके शॉर्टेज की वजह से दाम बढ़ गए, सप्लायर्स को फायदा हो रहा था। फिर धीमे धीमे बहुत सारे सप्लायर्स आगे मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, तो डिमांड कोप अप होने लगी, वापस प्राइसेस कम होने लगे। राइट। तो इसकी वजह से मंदी यानी महंगाई बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ेगी, शॉर्टेज होगा सप्लाई का, तो सप्लायर्स फायदा उठाएंगे, प्राइसेस बढ़ाएंगे, मंदी बढ़ेगी, महंगी चीजें मिलने लगेंगी। राइट। ओके। तो इस अगर इस तरह की सिचुएशन होती है मार्केट में, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा है और आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो आप क्या करेंगे? भाई मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं सबसे पहले क्या करता, मैं लोगों तक पैसा कम पहुंचे, ये ये सोचता कि कैसे लोगों के पास पैसा कम पहुंचे, उनकी जेब से कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं निकाल लूं ताकि उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं? पहले टैक्सेस, टैक्स के रेट बढ़ा दूंगा, टैक्स के रेट इंक्रीज कर दूंगा। जब मैं टैक्स रेट इंक्रीज कर दूंगा, मान लीजिए 100 रुपए आपकी जेब में थे और टैक्स था 10 रुपए, तो आपके पास 90 रुपीज बचते थे खर्चा करने के लिए, अभी मैंने उसको कर दिया 30 रुपीज, तो आपके पास बच रहा है कितना? 70 रुपए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, सब्सिडीज खत्म कर दूंगा। सब्सिडीज, सब्सिडीज खत्म कर दूंगा, तो जो माल आपको 120 का मिलता था, वो अभी भी अब आपको 200 का मिल रहा है, क्योंकि 80 रुपए सब्सिडी थी, तो आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा। तो आप खर्चा कम कर देंगे, आपकी जेब से पैसा निकल जाएगा। फिर क्या करूंगा इसके अलावा? ये तो अगर मैं कलेक्शन की बात करूं, तो कलेक्शन एज अ टूल की बात करूं, तो मैं टैक्सेस बढ़ा दूंगा, अपना कलेक्शन बढ़ा दूंगा, सरकार अपनी कलेक्शन बढ़ा देगी। उससे क्या होगा? आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, खर्चा करने की आपकी जो हैसियत है वो थोड़ी कम हो जाएगी, इससे आप खर्चा फिजूल नहीं करेंगे, डिमांड जबरदस्ती नहीं करेंगे। एक तो ये टूल था। दूसरा एक्सपेंडिचर मेरा टूल था, उसमें क्या करूंगा मैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दूंगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब मैं रोड्स वोड्स बनाना बंद कर दूंगा, कम कर दूंगा। उससे क्या होगा? जब मैं रोड्स बनाना बंद कर दूंगा, बिल्डिंग्स एयरपोर्ट्स बनाना बंद कर दूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कम कर दूंगा, उससे क्या होगा? गवर्नमेंट खुद डिमांड नहीं करेगी प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल सीमेंट की डिमांड कम हो जाएगी, मैं नहीं बनाऊंगा एयरपोर्ट्स, मैं नहीं बनाऊंगा रोड्स, तो क्या होगा? सीमेंट की मांग कम हो जाएगी, लेबर की मांग कम हो जाएगी, और अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी भी मांग कम हो जाएगी, टॉर आयरन्स की डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लायर्स सप्लायर्स देखेंगे, अरे ये तो डिमांड कम हो रही है, तो प्राइसेस कम करो। तो जो प्राइसेस बढ़े हुए थे, अब धीमे धीमे, क्योंकि डिमांड का गैप जो था, मान लीजिए डिमांड का गैप ये था, यहाँ ये डिमांड थी और सप्लाई थी, गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया, डिमांड एकदम से डिप हो गई। गवर्नमेंट की डिमांड सबसे हाई होती है एग्रीगेट में, तो एकदम से कम हो गई, यहाँ आ गई डिमांड।
तो ऐसे में सप्लायर्स को भी अपना दाम, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कम हो गई है तो कम करना पड़ेगा, तो मंदी कुछ हद तक धीमी होने लगेगी। जैसा अभी आप देख रहे हैं रेपो रेट बढ़ रहा है और टैक्सेस गवर्नमेंट थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, नहीं बढ़ा पा रही क्योंकि जनता छोड़ेगी नहीं। ओके, तो ये अगर हम बात करें दो टूल्स की, तो रेवेन्यू के थ्रू अपने रेवेन्यू यानी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को बढ़ा दिया, और एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर उसने कम कर दिए। इसके थ्रू उसने इन्फ्लेशन को मीट करने की को टैकल करने की तरीका ढूंढा। इसी तरह का रेसिशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा। लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो सप्लायर्स का माल नहीं बिकेगा, तो वो सस्ते में आ जाएंगे, अपने रेट से भी सस्ते में बेचेंगे, कॉस्ट से भी सस्ते में बेचना शुरू कर देंगे और अपनी कंपनियां बंद करने लगेंगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी, यानी लोगों तक डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहे और वो खर्चा करें। राइट, तो डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लायर्स फिर से सप्लाई करना शुरू कर देंगे और बेचना शुरू कर देंगे। दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ा देगी। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी, सीमेंट की डिमांड आ जाएगी, टॉर आयरन्स की डिमांड आ जाएगी, अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड आ जाएगी, लेबर की डिमांड आ जाएगी। तो लोगों तक पैसा पहुंचना शुरू कर देगा। जब लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो धीमे धीमे जो रेसिशन भुखमरी, जो लोगों तक पैसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं कंपनसेट होने लगेगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरी। तो ये तरीका हमने आपको बताया कि कैसे दो टूल्स हैं, पहला रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर, जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, इस तरह से यूज करते हुए बैलेंस क्रिएट करते हैं। ये मैंने आपको समझाया। अब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, एक और चीज, एक होता है फिजिकल डेफिशिट जो हम सुनते हैं, दूसरा होता है प्राइमरी डेफिशिट। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिजिकल डेफिशिट जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो फिजिकल डेफिशिट हो गया। लेकिन हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी, गवर्नमेंट लोगों से बोरोइंग लेती है, बाहर से भी बोरोइंग लेती है। जब वो इस प्रकार से बोरोइंग लेती है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट सरकार अपने जो, अगर आप उसका बजट देखेंगे तो बताएंगे भाई साहब मेरा ना इतना एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट में जा रहा है, इतना एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर पेमेंट्स में जा रहा है। तो जो इंटरेस्ट का पार्ट जा रहा है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, उससे कुछ पब्लिक एट लार्ज को फायदा नहीं हो रहा। हाँ, जिसने उसके बॉन्ड लिए होंगे उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, बाहर वो इंटरेस्ट भेज रहा होगा, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को फायदा हो रहा होगा, लेकिन पब्लिक एट लार्ज को फायदा नहीं हो रहा होगा उससे। तो ऐसे में जो हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं, तो हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। जब हम फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कि एक्चुअल में कितना डेफिसिट है जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए यूज करने में खर्च कर रही है, यानी वो एक्सपेंडिचर जो माइनस वो रेवेन्यू जो बचा, वो एक्चुअल में पब्लिक एट लार्ज में इन्वेस्ट हो रहा होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे। तो ये एक फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है। आप एफडी बनाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, एफडी में अगर आप जो ब्याज आपको मिला, मैच्योर्ड एफडी में जो आपको ब्याज मिला उसको माइनस कर दीजिए। राइट, तो क्या मिलता है हमको, प्रिंसिपल अमाउंट, बस वही है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इजकल टू प्राइमरी डेफिसिट। इसको याद करने का तरीका ये है। तो मोटा मोटा मैंने आपको फिजिकल डेफिसिट के बारे में बताया, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। फिजिकल डेफिसिट में आपको एक तो मैंने प्राइमरी डेफिसिट का एक फॉर्मूला बताया, दूसरा जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताई है कैसे इन्फ्लेशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमको घटाना है और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को यानी टैक्स रेट्स को बढ़ाना है, और इसके उल्टा विपरीत यानी रेसिशन में मुझे इंटरेस्ट रेट को, सॉरी आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है रेसिशन में, और टैक्सेस को कम करना है ताकि लोगों तक पैसा पहुंचे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लेके आती है, साल में एक बार आता है, इस पे भी एमसीक्यू आ जाते हैं कभी कभी। और मैंने आपको एक छोटा छोटा एक कॉन्सेप्ट बताया फिजिकल डेफिसिट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आईबीएस की बात करेंगे। आईबीएस, कुछ आईबीएस की बात हम कर चुके हैं, हम बाकी आईबीएस की भी बात करेंगे, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, और कैसे रिपोर्ट राइटिंग होती है एक वैल्यूअर
को क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रखने चाहिए वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते समय, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम रील भी है जहां पर मैं मेडिकल और फाइनेंशियल अवेयरनेस को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, क्योंकि मेडिकल फील्ड मुझे लगता है कि हमें थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिससे हम अगर क्विक रिएक्शन ले सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, चौधरी रवीश करके मेरा हैंडल है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और आप ऐसे और भी चाहते हो वीडियोस देखना या किसी टॉपिक में बात करना समझना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। इंडियस का भी सीरीज में लाने वाला हूँ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे आशा है कि आपको फिजिकल पॉलिसी समझ में आई होगी बड़े आसान शब्दों में। तो थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट।